अब आ जाओ कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स कि भाई वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स कितना साल का है, कितना कितना पैसा लगेगा, कितना कितना पैसा आएगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट हो रहा है, क्या हमको सस्टेन है कि मैंने मान लो 8% मिल रहा मेरे लिए काफी है, हाँ ठीक है काफी है गिवन द रिस्क इन्वॉल्व, तो ठीक है प्रोजेक्ट उस टाइप से ही करें। Any corporate decisions with an impact on future earnings can be examined using this framework. Decisions about buying a new machine, expanding business, etc. सब इसी में है, खाली इसमें फर्स्ट टाइम बात करना है। इसमें एक और चीज है, जो भी कैश फ्लोज है ना कैपिटल वाला प्रोजेक्ट, इट शुड बी लॉन्गर देन ईयर। अब 6 महीना में तुमको कुछ इनफ्लो मिलना है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वो कैपिटल एलोकेशन नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। 6 महीने के लिए हम कोई पैसा लगा के निकाल लिया। कैपिटल एलोकेशन 1 साल से ज्यादा का काम होगा, नॉन करेंट एसेट, तभी कैपेक्स की कैटेगरी में आएगा। For a good number of reasons, capital allocation may be the most important responsibility, very important for the exam. May be the most important responsibility a financial manager has. इसका रीजंस देख लो। ए, इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ कॉस्टली लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो छोटा मोटा चीज नहीं है। बी, द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग आल्सो अप्लाई टू अदर कॉर्पोरेट डिसीजंस जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक्सेट्रा। And finally, good decisions is consistent with the management's primarily goal, very important ये भी मार्क करेंगे, management's primarily goal of maximizing shareholder value। तो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल एलोकेशन है, मैनेजर का प्राइमरी गोल इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर। ये बहुत गंदा पेपर के हिसाब से मार्क करना, ये इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली हेडिंग्स, बाकी अपने खुद ही समझ जाएंगे। और ये हायरार्की इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ये हायरार्की इंपॉर्टेंट है। देखो, तो कैपिटल एलोकेशन को इन लोग 4 स्टेप में डिवाइड किया है। इसमें कुछ रटना वटना नहीं, एकदम सिंपल है। मान लो हम लोग को कुछ बिजनेस करना है, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, आपको क्या चीज का बिजनेस करना है, तो आइडिया जनरेशन चाहिए आपको। चलो ठीक है, अब उसके बाद मान लो हमको, अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस ऐसा है, खाने पीने का बिजनेस ऐसा है, चलो मूवी थिएटर खोल लेंगे ऐसा है, रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है। अब हम लोग प्रोजेक्ट्स चेक कर कौन सा में हमको घुसना है, तो पहले आइडिया सोच लो क्या क्या चीज में हो सकता है। अब जब देख लिए कि ये 5-6 चीज में घुस सकते हैं, सबसे अच्छा कौन सा, अब सब प्रोजेक्ट्स को अपने बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे। तो नेक्स्ट है एनालाइजिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब तो हो गया। अब पैसा भी तो चाहिए, तो क्रिएटिंग द फर्म वाइड बजट, चूज कर लिए, सब कुछ हो गया। अब जो सोचे थे रियलिस्टिकली क्या वो हुआ, हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पैसा कम आया तो क्या प्रॉब्लम्स हो गया, पैसा ज्यादा आ गया तो भी क्या हो सकता है, तो आगे हम फोरकास्टिंग चेंज करेंगे। तो उसको हमने क्या बोलेंगे भाई, मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग पोस्ट ऑडिट। सिंपल, एकदम मतलब प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ रटना बोल के नहीं है खाली। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये हायरार्की रटना जरूरी है और हेडिंग्स रटना जरूरी है क्योंकि बुक में दिया, बट अदर देन सब पूरा समझने का है। बहुत अच्छे से अभी इसको समझेंगे, चाहे टाइम लगे लगे, बट ये की है, ये अगर नहीं आता है तो फाइनेंस में आपका कोई काम नहीं, ये एकदम बेसिक ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, ईयर 1, ईयर 2, ये सब इनफ्लोज है। आज के डेट में इस प्रोजेक्ट को एंटर करने का जो भी मशीन कॉस्ट है या एंट्री फीस है, जो भी बोल लो, हम लोग को फर्म में कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, बेस्ड ऑन इसका जो रिस्क है। रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिस्काउंट रेट, जो इच्छा नाम दे, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को 10% चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के डेट में इस प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन निकाल लो, तो ये 1 साल बाद मिलेगा। आज के डेट में इसका क्या वैल्यू होगी भाई, 1.1। ये पता है ना 1.1 कैसे आता है, इसका डेरिवेशन का काम नहीं अपने को कर चुके हैं पहले।
प्लस स्क्वायर, ये 2 साल पीछे आएगा। क्यों? ये 3 साल पीछे आएगा। इसका टोटल हम बता देता होता है 300। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 300। एंट्री फीस कितना है? तो इस प्रोजेक्ट में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? घुसना चाहिए, घुसना चाहिए, घुसना चाहिए। कितना रुपए का वैल्यू क्रिएट होगा? 50 रुपए का वैल्यू क्रिएट हो रहा है। अब देखो, तुम कितना दे रहा है? तुमको पैसा मिल रहा है 350 के ऊपर, लेकिन 3 साल में मिल रहा है। तो आज के डेट में इस पैसा का तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है? क्योंकि 10% तुम्हारे डिस्काउंटेड है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। वापस से, आज के डेट में इस कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारे लिए कितना है? 300। तो तुम 300 रुपए तक बिड कर लेता भाई इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर बोली लगता तुम 300 तक जाता, क्योंकि 300 तक तुम जाएगा तो तुमको 10% सालाना मिलता। तुमको कितना मिल रहा है? 250। तो 50 रुपए सस्ता है ना। इस सस्ता को हम लोग बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट मतलब आउटफ्लो माइनस इनफ्लोज। तो नेट में 50 रुपया बन रहा है, मतलब कितना अंडर वैल्यूड है कोई चीज, या फिर कितना सस्ता में मिल रहा है कोई चीज। ये एग्जांपल नोट कर ले, एग्जांपल नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पे एरो दे के लिख लो 300 का चीज 250 में मिल रहा, देयरफॉर 50 रुपया सस्ता में मिल रहा। 300 का चीज 250 में मिल रहा है, देयरफॉर 50 रुपया सस्ता में मिल रहा है। अब देखो, अब एक एक और एग्जांपल करेंगे, देन विल मर्ज। तुम्हारा मान लो नेटवर्थ 1 करोड़ रुपया का। तुमको एक बिल्डिंग दिखा, तुम्हारे हिसाब से भाई 50 लाख का बिल्डिंग है, तुमको 20 लाख में मिल जा रहा है। वापस से, तुम्हारा शुरू में नेटवर्थ 1 करोड़ का, तुमको एक बिल्डिंग दिखा जो सामने वाला 20 लाख में बेचने रेडी है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 50 लाख है। सबसे पहले बताओ, बाय करोगे क्या? बिल्डिंग है, बाय करोगे? तो बाय करने के बाद तुम्हारा नेटवर्थ कितना हो जाना चाहिए? तुम्हारा शुरू में नेटवर्थ 1 करोड़ है, एक 20 लाख का एक, सॉरी 50 लाख का एक बिल्डिंग है जो तुमको 20 लाख में मिल जाएगा। तुम बिल्डिंग खरीद ली। आज के डेट में बिल्डिंग खरीदने के बाद तुम्हारा नेटवर्थ कितना है? 1 करोड़ हो गया, इतना रुपया था। अब हम लोग भाई इसी को देंगे, 20 लाख रुपए तो दे दिए ना, तभी तो बिल्डिंग मिला। 20 लाख तुम दे दिया, तुमको बिल्डिंग मिला कितने का? 50 लाख का। तो यहाँ पे कितना माल है? 80। 50 लाख और आ गया तो 31 हुआ ना। तो तुमको जो चीज जितना सस्ते में मिल रहा है, तुम्हारा नेटवर्थ उतना बढ़ जा रहा है। ये चीज क्लियर हो गया? 30 लाख का सस्ते में था तो 30 लाख का नेटवर्थ बढ़ गया। सिमिलरली कंपनीज जब एनपीवी में काम करते हैं, तो जितना ज्यादा एनपीवी, मतलब उतना ही चीज सस्ते में मिल रहा, उतना ही उनका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो कंपनीज वुड वांट ऑब्वियसली हायर एनपीवी प्रोजेक्ट्स। जो जितना ज्यादा एनपीवी रहेगा वो उतना ही थ्योरेटिकली सस्ते में मिल रहा है, प्रोवाइडेड जो भी असम्पशंस उन लोग ले रहा है वो काम कर रहा है। एक्चुअल में वही सब क्लियर है एक पार्ट एनपीवी का कंसेप्ट। चलो, एनपीवी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल वर्ड सर्कल करेंगे, ये बाद में अपने सीखेंगे। इंक्रीमेंटल वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीमेंटल वर्ड सर्कल करेंगे, उसके बाद कैश फ्लोज को अलग इंक से सर्कल करेंगे। कैश फ्लोज इफ अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन, द डिस्काउंट रेट यूज्ड इज द फर्म्स
या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल adjusted for the risk level of the projects। तो नॉर्मली मान लो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है, तो भाई हम 9% से डिस्काउंट करेंगे। ये कम रिस्क प्रोजेक्ट है, हम 4% से डिस्काउंट कर लेंगे। फॉर अ नॉर्मल प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल कैश आउटफ्लो फॉलोड बाय सीरीज ऑफ आफ्टर टैक्स इनफ्लोज, एनपीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो अपने की। तो इस प्रोजेक्ट में जो अपने डिस्कस कर रहे थे, इसमें अपना कितना रुपया बन रहा है? 10% से ज्यादा बन रहा है, क्योंकि एनपीवी ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज कोई प्रोजेक्ट है, उसका एनपीवी डिस्काउंट रेट मान लो 10 है, ये सब अब नहीं है, एक और नया प्रोजेक्ट है, डिस्काउंट रेट 10 है, हम लोग डिस्काउंट कर दिए, अब एनपीवी हम दे रहे हैं तुम लोग को, एनपीवी है मान लो -50। अच्छे से सुना क्या पूछना चाह रहा हूँ। डिस्काउंट रेट 10%, एनपीवी -50। द क्वेश्चन इज इट अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट? अब यहाँ पे अगर एनपीवी 10% से माइनस है ना 50, इसका क्या मतलब है? ये प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है लॉस हो, ये प्रोजेक्ट में 10% के नीचे कमाई। जैसे इस प्रोजेक्ट में एनपीवी 50 है, डिस्काउंट रेट क्या था 10, तुम डिस्काउंट रेट 11 कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। कैसे? डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, ओवरऑल वैल्यूएशन कम हो जाएगा, तो 300 से अपने आप 250 के दर पे आता रहेगा। तो मतलब इस प्रोजेक्ट में 10% से ज्यादा बन, इसीलिए एनपीवी पॉजिटिव। -50 में एनपीवी नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इट इज अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में 10% नहीं बन, 10 से कम बन रहा, कितना कम सर वो पता नहीं, वो तो कैलकुलेट होता है, लेकिन 10 नहीं, 10 से कम। अब 10 से कम 0 से भी नीचे जा सकता, वो पता नहीं, वो कैलकुलेट होता है, लेकिन 10 तो नहीं बढ़ रहा। जो हम लोग को चाहिए रिक्वायर्ड रिटर्न 10, वो नहीं है प्रोजेक्ट का। हम लोग के लिए प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे लॉस मेकिंग। मान लो हम 300 के बजाय 320 में ले लिए, तो भाई फिर भी प्रॉफिटेबल है, ये 350 रुपया है, तो 30 रुपया तो आ ही रहा है, लेकिन ये 30 रुपया 3 साल में आ रहा है, तो रिटर्न 10 दिन ही बात। समझ रहे हो? इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट विथ मी सो फार। एनपीवी 0 भी है, हम लोग बाय करेंगे क्यों? क्योंकि तुमको 10 चाहिए था, 10 दे रहा है ना, तो उंगली मत करो, ज्यादा लालच मत करो। तो एनपीवी 0 में भी हम लोग बाय करते हैं। चलो वेरी गुड। देखो, a positive NPV is expected to increase shareholder wealth, negative will decrease shareholder wealth। Zero NPV project has no expected effect on shareholder wealth, क्योंकि कोई भी चीज ना हमको सस्ते में मिला ना महंगे में मिला। Independent projects NPV decision rule is to simply accept any project with a positive or zero NPV, reject any project with a negative NPV। यहाँ पे लिख लो, zero NPV project will accept a project with zero NPV also। We'll accept a project with zero NPV also। पर लिखा दो होता, तुम लोग देख लो, NPV के पास ही लिखो तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव 2-3 लाइन है। पॉजिटिव NPV मीन्स IRR is greater than required return, या फिर डिस्काउंट रेट, जो भी मान लो। पॉजिटिव एनपीवी मीन्स IRR is greater than required return। पूरा फुल फॉर्म लिखना, तुम लोग का भूल जाएगा, हम ही भूल जाएगा, तो तुम लोग को कहां से आएगा। Zero NPV means IRR is equal to required return या फिर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट। नेगेटिव NPV means IRR is less than RR या फिर इस ये पूरा लिख लो, फिर इसी के नीचे ना वो पार्ट लिख लेना या एरो दे के लिख लेना। डज नॉट मीन लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, बस रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न बढ़ रहा है। डज नॉट मीन लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट,
बस रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न बनता है। आईआरआर का साइड में लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज रिटर्न। चलो एक सम पे आएंगे, कैलकुलेटर है तो उसमें भी मारो। कैश फ्लो दिया हुआ है अपने को, एमपीवी निकालना है, डिटरमाइन वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अज्यूम द डिस्काउंट रेट इज 9%। ठीक है, तो कैश फ्लो देखो पहला साल मैंने शुरू में ही 100 रुपया तो अपना लग जाएगा मेरे प्लांट भी खरीदने में। एक साल बाद 25 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, 75 रुपया मिलेगा। पहले एक बात बताओ, मैंने ओरल कैलकुलेशन कर तीनों मिलाना 100 के नीचे है, 100 के ऊपर है, मतलब कुछ तो बन रहा, समझ रहे? तो आईआरआर जो हम लोग आगे जाके करेंगे, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 0 से ज्यादा। तो अब इस केस में अगर क्वेश्चन हम एकदम पहले लेवल पे जाए, एनपीवी मान लो 0 या नेगेटिव आता भी है ना, इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, बस रिटर्न नौ के कमाएगा। अगर एनपीवी अपना नेगेटिव होता भी है, इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि दिख रहा है भाई 100 से ज्यादा मिल रहा है, तो लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट 9 से कम तो अपने लायक नहीं है। ठीक है, तो देख लो 25 को एक साल डिस्काउंट करेंगे 9 से, 50 को 2 साल से, 75 को 3 साल से। तो जब अपने ये करेंगे, खाली मान ये करते हैं तीनों को डिस्काउंट, अपना 123 आ जाए, तो 123 में से 100 भी हटा तो 23 रुपया अपना बना। तो 23 रुपए ये प्रोजेक्ट अपने को सस्ते में मिल रहा है। हम लोग 123 तक जाते हैं, लेकिन हम लोग को 100 में मिल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को भाई हम लोग डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। 23 रुपया सस्ते में मिल रहा है, प्रोजेक्ट एज अ परफेक्ट एंटिटी सो इट विल बी एक्सेप्टेड। अब ये सेम चीज को कैलकुलेटर में करने के लिए देखो, जिसके पास है कैलकुलेटर मार लो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा ये सब, एक बार मार लो। की स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस नहीं होगा, एग्जाम में A to Z हो जाएगा, स्पीड ऑफ कैलकुलेटर बहुत इफेक्ट करेगा। सिली मिस्टेक पता चला हो गया तो और मुसीबत। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कॉमन सिली मिस्टेक क्या होता है। तुम C01 में 25 दे दिया, बहुत जन एंटर मारना भूल जाता, ये देखो दिख रहा है ना, बहुत जन एंटर मारना भूल जाता, फटाफट नीचे चला जाता। तुम एंटर जब तक नहीं मारेगा ना, कैलकुलेटर उसको स्टोर नहीं करता, कैलकुलेटर उस वैल्यू को स्टोर ही नहीं करता। तो तुम्हारे हिसाब से तुम डाल दियो, कैलकुलेटर उसको कोई वैल्यू नहीं देके 0 मान लेगा, अब पूरा आंसर इधर का उधर होता है। अच्छा, सबसे टेंशन का बात या अच्छा बात बोल सकते हो, वो तीनों आंसर में से तुम्हारा आंसर एक भी नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा तो सीएफए इंस्टीट्यूट भी नहीं है कि ऐसा गलती एक्सपेक्ट कर। तो तुम घर के भी नहीं रहे, तुम घाट के भी नहीं रहे, तुमको पता तुम गलती किया है, लेकिन पता ही नहीं ना कि गलती क्या है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो 25 वो ले चुका है, तो गलती क्या है, वो चीज है। तो ये सब में बहुत ध्यान रखो, कैलकुलेटर में प्रैक्टिस